तो साल 2024 खत्म हो गया। इस साल भारत के लिए कई राजनीतिक घटनाओं ने सुर्खियां बटोरी। यही वो साल रहा जब लोकसभा के चुनाव भी हुए। यही वो साल रहा जब कई सारे राज्यों में विधानसभा के चुनाव हमने देखे। कई जगह मुख्यमंत्री जेल तक गए, सरकारें तक बदली। बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम इस साल देखने को मिले, वो राजनीतिक घटनाएं देखने को मिली जो वाकई में सुर्खियां बनती दिखाई पड़ी। यही वो साल था जब लोकसभा चुनाव हुए और 62 साल बाद देश में किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार की। लोकसभा के अलावा 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी इसी साल ने देखे। इस साल देश की राजधानी में राजनीतिक संकट खड़ा हुआ जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। ये और इस तरह के तमाम घटनाक्रम इस साल की राजनीति में खूब चर्चा के केंद्र में रहे। और ऐसा ही कुछ घटनाक्रम, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने वाली जो तस्वीर थी दिल्ली की, ऐसा ही कुछ घटनाक्रम झारखंड में भी देखने मिला। हिमाचल में भी सरकार संकट में आई। ये और इस तरह की बड़ी सियासी घटनाओं ने 2024 में खूब सुर्खियां बटोरी। साल के पहले महीने से आखिरी महीने तक किस तरीके के राजनीतिक घटनाक्रम साल 2024 ने देखे, एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साल के पहले महीने जनवरी की। जनवरी 2024 साल की शुरुआत से ही लोकसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई। प्रधानमंत्री मोदी साल की शुरुआत में दक्षिण के राज्यों में पहुंचे, जहां से खूब सारी तस्वीरें, खूब सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते नजर आए। इसी साल जनवरी में एक और ऐसी घटना हुई जो कि एक तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर भी खूब उस पर चर्चा होती रही, या यूं कहें कि उसी घटना पर सियासत होती रही। हम बात कर रहे हैं 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके साथ ही दक्षिण के कई राज्यों में प्रधानमंत्री के खूब रोड शोज हुए, जिसकी भी खूब चर्चा हुई। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे बीजेपी का मिशन दक्षिण तक बताया। जनवरी के मध्य में महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। शिवसेना के दोनों प्रतिद्वंदी गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आया। अयोग्यता का फैसला महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सुनाया था, जिसका आदेश उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से आया था। स्पीकर ने उद्धव गुट की दलीलें खारिज कर दी थीं और शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना था। जनवरी महीने के अंत में बिहार ने एक बार फिर नीतीश कुमार का गठबंधन बदलते देखा। नीतीश कुमार ने बिहार सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर अपने पुराने गठबंधन का रुख करते हुए बीजेपी के साथ नई सरकार बनाते नजर आए। यह पहली बार नहीं था जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में आए थे। इसके पहले 3 बार जेडीयू ने साथी बदले थे, लेकिन दिलचस्प ये रहा इस बार कि नीतीश कुमार हर बार मुख्यमंत्री रहे। भले उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या थोड़ी सी कम रही, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बने। जनवरी के अंत तक झारखंड में बड़ी उठापटक दिखने लगी। अवैध जमीन घोटाले में फंसे हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन ने सोरेन सरकार में परिवहन मंत्री रहे चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया, यानी वो झारखंड की कमान संभालते नजर आए। जनवरी का महीना इन्हीं राजनीतिक घटनाक्रमों के साथ खत्म होता है और अब साल का दूसरा महीना फरवरी 2024। इस महीने की शुरुआत में झारखंड की राजनीति सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन का मुख्यमंत्री बनना, उनके 2 साथी और मंत्रियों का शपथ लेना, महीने की शुरुआत में सीधे सीधे झारखंड ने खूब सुर्खियां बटोरी। इसी महीने की शुरुआत में अपने तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी करते हुए प्रधानमंत्री ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। और अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए यह नारा दिया और यह नारा पूरे साल सुर्खियों में रहा। चुनाव आयोग ने अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही असली एनसीपी है, इसकी घोषणा की। आपको बता दें, यह भी महीना फरवरी का ही था। 6 महीने से अधिक समय तक 10 से अधिक सुनवाई के बाद फिलहाल चुनाव आयोग ने एनसीपी के इस विवाद का निपटारा कर दिया।
फरवरी में ही राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली सोनिया गांधी गांधी खानदान की तीसरी सदस्य बन गई। इससे पहले उमा नेहरू और इंदिरा गांधी राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे। ये वो तीसरी सदस्य थी इस परिवार की जिन्होंने राज्यसभा में सांसदी की। फरवरी के मध्य में देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनावी बॉन्ड पर भी एक बड़ा फैसला दिया। चूंकि ये पूरा घटनाक्रम भी राजनीति से जुड़कर ही देखा गया, तमाम इस तरीके के बयान भी इस पर आते रहे, इसलिए इसका जिक्र बहुत जरूरी है। फरवरी मध्य में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर बड़ा निर्णय दिया। उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी। न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की आलोचना की और यह भी कहा कि राजनीतिक पार्टियों की हो रही फंडिंग की जानकारी जरूरी है, वो जानकारी होनी चाहिए। फरवरी महीने का अंत हिमाचल प्रदेश की उठापटक के साथ आया। इसकी शुरुआत राज्यसभा चुनाव में हुई जिसमें 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। इसके चलते बिना आवश्यक संख्या के बीजेपी ने अपने प्रत्याशी हर्ष महाजन को कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी से जीत दिला दी। क्रॉस वोटिंग से सुक्खू सरकार भी संकट में आई, हालांकि यह संकट बाद में टल गया। तो इन्हीं घटनाक्रमों के साथ फिलहाल फरवरी 2024 भी बीत गया। अब बारी थी मार्च की। लोकसभा चुनाव से पहले देश में मार्च में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। इसी कड़ी में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जब चंद्राबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए में वापस आ गई, इस गठबंधन के साथ जुड़ गई। 2014 का चुनाव दोनों दलों ने साथ मिलकर लड़ा, लेकिन 2018 आते आते दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। लेकिन इसी साल 2024 में ये फिर साथ नजर आए। इसके अतिरिक्त हरियाणा में 2 बड़ी राजनीतिक घटनाएं भी इसी साल हुई, मार्च के महीने में हुई। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जेजेपी का 4 साल पुराना रिश्ता टूट गया। गठबंधन टूटने के साथ ही राज्य में नेतृत्व का परिवर्तन भी हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हरियाणा की कमान आ गई नायब सिंह सैनी के हाथ। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। मार्च महीना यहीं से राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तारीखों के ऐलान के साथ ही आम चुनाव के लिए सियासी बिगुल बज गया और राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर गए। मार्च का अंत दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत लेकर आया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और वो उस वक्त दिल्ली के सीएम थे। यह पहली बार हुआ जब कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ। मार्च महीना इसी गिरफ्तारी के साथ खत्म हुआ। बारी थी अप्रैल महीने की। इस महीने की शुरुआत में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी देखने मिली। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने न्याय पत्र तो बीजेपी ने संकल्प पत्र, अपने मैनिफेस्टो जारी किए। पहले 2 चरण में लोकसभा चुनाव की अप्रैल में ही तिथि थी। इसके साथ ही नितिन गडकरी, नकुल नाथ, राहुल गांधी, शशि थरूर, हेमा मालिनी समेत तमाम दिग्गजों की किस्मत इसी महीने में ईवीएम में कैद हो गई। इसी महीने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के चुनाव भी हुए। अप्रैल महीना खत्म हुआ। बारी थी मई महीने की और लोकसभा चुनाव की दूसरे जो वोटिंग की डेट्स थी वो मई महीने में थी। इसी महीने की पहली बड़ी राजनीतिक खबर रायबरेली से आई। रायबरेली सीट से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान हो गया। नामांकन का वो आखिरी दिन था जब कांग्रेस ने रायबरेली सीट से राहुल गांधी को उम्मीदवार बना दिया। मई महीना आम आदमी पार्टी के लिहाज से भी थोड़ा राहत लेकर आया। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली। दिल्ली के सीएम को यह राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली थी। तीसरे, चौथे और 5वें चरण के जो लोकसभा चुनाव भी थे वो भी इसी मई महीने में हुए। इसके साथ ही अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, उमर अब्दुल्ला, मेनका गांधी समेत तमाम बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश से डिंपल यादव, अजदुद्दीन ओवैसी, सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, ये सारे बड़े चेहरे जो थे वो इस साल इस महीने में चुनाव की इनकी जो सीटें थी वो चुनाव में गई। यानी इसी मई महीने में ये क्लियर हो गया कि इनकी राजनीतिक जो स्थिति है वो क्या होने वाली है।
जून महीने का आगाज हुआ, 7वें चरण के लोकसभा चुनाव खत्म हुए। इस चरण में पीएम मोदी, कंगना रनौत, अनुराग ठाकुर, चरणजीत सिंह चन्नी जैसे जो दिग्गज थे उनकी सीटों पर वोटिंग हुई और इसी के साथ चुनाव संपन्न हुआ। 7वें चरण के मतदान के साथ 1 जून को अलग अलग मीडिया चैनल्स का एग्जिट पोल आ गया, जो कि चौंकाने वाला था। सभी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान था। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसने एग्जिट पोल के अनुमानों को धराशाही कर दिया। आपको बता दें, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं दिखाई पड़े। बीजेपी बहुमत से दूर रही, 240 सीटों तक ही सिमट गई। एनडीए के सहयोगी दलों की मदद से उसके हिस्से 293 सीटें आई। विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन 240 सीटों के साथ कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई पड़ा, जो कि एग्जिट पोल में नहीं थे। नतीजों के बाद 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि लोकसभा चुनाव 2024 से अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के विधानसभा चुनाव के परिणाम भी आ गए इसी के साथ। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर की जगह टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी के गठबंधन की सरकार बन गई। चंद्रबाबू नायडू सीएम हो गए। ओडिशा की बात करें तो बीजू जनता दल की जगह बीजेपी की सरकार बनी और मोहन चरण मांझी को राज्य की कमान मिली। अरुणाचल की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही दिखी। बीजेपी ने अपनी सत्ता को बरकरार रखा और पेमा खांडू फिर से मुख्यमंत्री बन गए। सिक्किम की बात करें तो क्रांतिकारी मोर्चा, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने अपनी सरकार बरकरार रखी और प्रेम सिंह तमांग राज्य के मुखिया रहे। जून का महीना कई राज्यों के लिए और देश के लिए भी एक नए तरह की ऊर्जा लेकर आया था। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी और कई सारे ऐसे राज्य थे जहां के लोगों को मुखिया मिला था। अब महीना था जुलाई का, जुलाई 2024। इस महीने की शुरुआत में झारखंड में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई। जेल से रिहा हुए हेमंत सोरेन ने तीसरी बार राज्य के सीएम पद की शपथ ली। इससे पहले चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसी महीने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर बाय इलेक्शंस भी हुआ। इनमें सबसे ज्यादा 4 सीटें थीं पश्चिम बंगाल की, हिमाचल प्रदेश की 3 तो उत्तराखंड की 2 सीटों पर भी उपचुनाव हुए। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पहली बार ये चुनाव हो रहे थे, बाय इलेक्शंस हो रहे थे। केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी को इस चुनाव में खासा नुकसान भी हुआ। विपक्षी गठबंधन को 13 में से 10 सीटों पर जीत मिली। हिमाचल और मध्य प्रदेश एक सीट पर बीजेपी रही और बिहार में 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर भी चुनाव जीतने में सफल रही। जुलाई का यह महीना कई सारे लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया राजनीतिक लिहाज से, क्योंकि बाय इलेक्शंस में बहुत मजबूती के साथ इंडी गठबंधन के तमाम नेता नजर आए। अब महीना था अगस्त का और शुरू हुआ संसद का सत्र और पेश हुआ वक्फ संशोधन विधेयक। वक्फ संशोधन विधेयक पर इस महीने की शुरुआत में ही चर्चा हुई। कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध कर दिया। वहीं सरकार का इस पर कहना था कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाकर बेहतर और पारदर्शी तरीके से मैनेजमेंट होगा। सरकार ने बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश कर दी। इसी महीने आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत मिली जब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। यह महीना आम आदमी पार्टी के लिहाज से भी अच्छा रहा। अगस्त महीने में ही कर्नाटक का मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मूडा भूमि घोटाला सुर्खियों में आया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, तमाम लोग इसमें आरोपी दिखने लगे। महीने के मध्य में चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रशासन के अधीन तब से था। अब वहां चुनाव होने की तैयारी हो रही थी। यही वो महीना था। झारखंड में चुनाव से पहले सियासी उठापटक देखने मिली। कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से राज्य के मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में खुद को अपमान होने की बात कहकर वो सुर्खियों में रहे।
अगस्त का महीना चंपई सोरेन की सुर्खियों में रहने के साथ ही खत्म हुआ। अब बारी थी सितंबर महीने की। यह महीना आम आदमी पार्टी के लिए फिर से बड़ी राहत लेकर आया और आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत पाकर। केजरीवाल से पहले आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को इसी मामले में जमानत भी मिल चुकी थी, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर शामिल थे। एक देश एक चुनाव पर बनी कोविंद समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट से इसी सितंबर महीने में मंजूरी मिल गई। विधि मंत्रालय के 100 दिवसीय एजेंडे के हिस्सा के रूप में कैबिनेट के सामने यह रिपोर्ट पेश हुई थी, जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। इधर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए और सितंबर में 2 चरणों में राज्य में मतदान कराया गया। यानी सितंबर महीना जम्मू कश्मीर में वोटिंग के साथ खत्म हुआ। बारी थी अक्टूबर महीने की। अक्टूबर 2024 हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजों के साथ आया था, इसलिए इसी की सुर्खियां बनती दिखाई पड़ी। हरियाणा में सत्ताधारी बीजेपी ने इतिहास रचा। हरियाणा के गठन के बाद पहली बार बीजेपी ऐसी पार्टी बनी जिसने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई और नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। बारी थी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की सत्ता में 10 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की वापसी हुई और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा कुछ निर्दलीय और अन्य दलों के विधायकों ने भी सरकार को समर्थन दिया। केंद्र शासित प्रदेश की कमान उमर अब्दुल्ला ने संभाली। अक्टूबर के मध्य में देखा जाए तो मिड अक्टूबर में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही देश भर में 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर और 2 राज्यों की 2 लोकसभा सीटों पर बाय इलेक्शंस भी तय हो गए। इसमें राहुल गांधी की तरफ से खाली की गई वायनाड लोकसभा सीट थी और अखिलेश यादव की तरफ से खाली की गई करहल लोकसभा सीट थी, जहां पर कि इन बाय इलेक्शंस के साथ भी चुनाव हुए। इसी महीने की बड़ी सियासी घटना कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारी रही। प्रियंका ने इस महीने खूब सुर्खियां बटोरी। प्रियंका ने अपनी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वायनाड लोकसभा बाय इलेक्शन के लिए पर्चा भरा। यह महीना प्रियंका गांधी सुर्खियां बटोरती हुई दिखाई पड़ी और इसी के साथ खत्म भी हुआ यह महीना। बारी थी नवंबर महीने की। साल का 11वां महीना नवंबर 2024। ज्यादातर सुर्खियां महाराष्ट्र और झारखंड से रहीं। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरण का विधानसभा का चुनाव हुआ। 20 तारीख को ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सभी 288 सीटों पर एक चरण में वोटिंग हुई थी। 23 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली महागठबंधन ने बीजेपी की एनडीए को हराकर, यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को हराकर बहुमत हासिल की। महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति की प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हुई, जो कि रिकॉर्ड जीत की तरह दिखाई पड़ी। नवंबर के ही महीने में केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी बाय इलेक्शंस हुए थे और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने बड़ी जीत हासिल की थी। करीब 3.5 दशक का खुद का राजनीतिक अनुभव बताने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार एक्टिव पॉलिटिक्स में चुनावी राजनीति में दाखिल हुई थी और सफल भी हुई। इसी महीने के अंत तक दिल्ली विधानसभा चुनाव की हलचल भी तेज होने लगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में 6 नाम ऐसे थे जो कि बीते 25 दिनों के अंदर दूसरी पार्टियां छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। पार्टी ने 2020 में हारे 3 उम्मीदवारों पर फिर से भरोसा भी जताया था। नवंबर महीने का अंत हेमंत सोरेन की ताजपोशी के साथ भी सुर्खियों में रहा। चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। इसके साथ ही उनकी चौथी पारी शुरू हुई और झारखंड में इतिहास लिखा गया। इस नए नवेले राज्य के 24 साल के इतिहास में 3 चेहरे 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनमें हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन भी हैं और बीजेपी के नेता अर्जुन मुंडा भी हैं और खुद हेमंत सोरेन भी। चौथी बार शपथ लेते ही हेमंत सोरेन ये जो श्रेणी थी, ये जो नाम थे, ये जो फहरिस्त थी, इसमें वो आगे निकल गए। और अब बारी थी साल के अंतिम महीने यानी दिसंबर की। दिसंबर 2024 भी राजनीतिक घटनाक्रमों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहा।
इस महीने की खबरें महाराष्ट्र के नाम इस लिहाज से भी रही क्योंकि महाराष्ट्र को देवेंद्र फडणवीस के रूप में मुख्यमंत्री मिला। 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद 11 दिनों तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर संशय बना रहा। उधर मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे थे, उनकी नाराज होने की भी खबरें आई। मुंबई से दिल्ली तक की बैठकों के बीच बीजेपी ने यह तय किया कि उसके नेता देवेंद्र फडणवीस होंगे, यानी राज्य के अगले मुख्यमंत्री फडणवीस ही तय हुए। 5 दिसंबर को फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र की सत्ता की कुर्सी संभाली। वहीं उनकी कैबिनेट में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। मुंबई में हुए शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी नजर आया। इसी महीने संसद के हंगामेदार सत्र ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिली जो कि खूब चर्चा में रही। दिसंबर में ही आम आदमी पार्टी की दूसरी, तीसरी और चौथी सूची आई जो चर्चा में रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी उम्मीदवारों की दूसरी सूची में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, शिक्षाविद से नेता बने अवध ओझा, ये सब इस लिस्ट में नजर आए जिनका कि जिक्र इस महीने में होने लगा। ये साल का वो आखिरी महीना है जो कि दिल्ली विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के साथ चर्चा में है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की। पहली सूची में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, अनिल चौधरी, संदीप दीक्षित, हारून यूसुफ जैसे बड़े नेता इस लिस्ट में नजर आए। नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस से संदीप दीक्षित उम्मीदवार होंगे, यह भी इसी महीने तय हुआ। संदीप दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से 2004 और 2009 में लोकसभा का चुनाव भी वो जीत चुके हैं। दिसंबर का महीना भी बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों के साथ खत्म हुआ और अब इंतजार है साल 2025 का और उम्मीद है कि सियासी गलियारों से इसी तरह के बड़े घटनाक्रम इस साल भी नजर आएंगे। आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।